नमस्कार, मैं हूं स्मिता शर्मा और आज का वीडियो एनसीईआरटी की क्लास 12 के लिए है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत लोक और अर्थव्यवस्था की 3rd यूनिट का 5th चैप्टर भू संसाधन एवं कृषि। तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए, तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, भू संसाधन तथा कृषि। भू संसाधन तथा कृषि में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमि उपयोग का वर्गीकरण। इसमें भूमि को 9 भागों में बांटा गया है। पहला है वनों के अधीन क्षेत्र, दूसरा है बंजर व व्यर्थ भूमि, तीसरा है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि और चौथा पॉइंट है स्थायी चारागाह क्षेत्र। 5वां पॉइंट है विभिन्न तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। 6ठा पॉइंट है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। 7वां पॉइंट है वर्तमान परती भूमि और 8वां पॉइंट है पुरातन परती भूमि व 9वां और लास्ट पॉइंट है नेवल बोया गया क्षेत्र। चलिए, तो हम इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वनों के अधीन क्षेत्र, फॉरेस्ट एरिया। इसमें सरकार द्वारा वनों को सीमांकन किया जाता है। सरकार द्वारा वनों का सीमांकन किया जाता है और इस प्रकार के वन क्षेत्रफल में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि जो एरिया वनों के लिए निर्धारित किया है वास्तविक रूप में वहाँ वन भी पाए जाते हों। चलिए, अब हमारा दूसरा पॉइंट है बंजर व व्यर्थ भूमि। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इसमें वह भूमि सम्मिलित की जाती है जिसमें प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य इसे नहीं बनाया जा सकता है। इसमें पहाड़ी भूभाग, मरुस्थलीय भाग, खड्ड आदि को सम्मिलित किया जाता है। इमेज की सहायता से भी समझ सकते हैं। देखिए, यह पहाड़ी भाग है जहाँ की बर्फ जमी हुई है। इस तरह की भूमि पर किसी भी प्रकार की कृषि करना संभव नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र का। मरुस्थलों में भी रेतीले टीले पाए जाते हैं और यहाँ पर पानी की कमी, साथ में ही उर्वरक तत्वों की कमी के कारण भी फसल पैदा करना संभव नहीं है। चलिए, तो भारत में हम बंजर भूमि वाला एरिया देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में ऐसी पर्वत चोटियां जो पूरे तरह से बर्फ से ढकी होती हैं। ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्र जो है वो बंजर भूमि के क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है थार का मरुस्थल जो कि पूरी तरह से बंजर भूमि वाले क्षेत्र में आता है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कृषि करने की संभावना नहीं है। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे अगला पॉइंट, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। इस संवर्ग में बस्तियां, ग्रामीण व शहरी बस्तियां आ जाती हैं। अवसंरचना जिसमें सड़कें व नहर सम्मिलित हैं, उद्योगों की भूमि, दुकानें जहां लगाई जाती हैं, इन सभी प्रकार की भूमियों को सम्मिलित किया जाता है जिसपे कि कृषि नहीं होती है। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि द्वितीयक व तृतीयक कार्यकलापों में वृद्धि से इस भू संवर्ग के उपयोग में भी वृद्धि हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए सड़क जहाँ से जा रही है, इतना जो एरिया है जहाँ से सड़क जा रही है, इस पर खेती करना संभव नहीं है। ठीक है, अगला एरिया है जिस पे नहर है। नहर वाली जितनी भी ज़मीन है इस पर भी कृषि संभव नहीं है क्योंकि इस पर हमने नहर बना दी है। चलिए, अगला पॉइंट है स्थायी चारागाह क्षेत्र। इस प्रकार की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। इस भूमि का केवल छोटा भाग निजी स्वामित्व में होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। ये देखिए, इसमें चारागाह बनाया गया है और ये ग्राम पंचायत के अंडर में है और इस तरह की भूमि पर भी कृषि नहीं की जाती है। ठीक है, यह एक स्थायी। अब है विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र जो बोए गए निवल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। इस संवर्ग में वह भूमि सम्मिलित की जाती है जिस पर उद्यान व फलदार वृक्ष हैं। इस प्रकार की अधिकतर भूमि व्यक्तियों की निजी स्वामित्व की होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तरु फसलें यानी कि जो वृक्षों के ऊपर जो फल लगती है, जो फसलें लगती हैं, उन्हें हम कहते हैं तरु फसलें। इनमें सेवफल इसका एग्जाम्पल हमने लिया है। सेवफल जो है वो तरु फसल है। दूसरी तरु फसल हमने ली है संतरा, यानी कि इन फसलों पर
निबल बोया गया क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया जाता है इन सभी फसलों में। ठीक है, सेब है, संतरा है, इनके लिए जो उद्यान की ज़मीन ली गई है उनमें किसी भी प्रकार का निबल बोया गया क्षेत्र सम्मिलित नहीं होता है। चलिए अब तरु फसलों और उपवन क्षेत्रों के अंतर्गत भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कुछ भाग में सेब फल की खेती की जाती है। साथ में ही हम देखेंगे कि संतरे की कृषि भी यहाँ पर की जाती है, जिसमें हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्य सम्मिलित हैं। इन भागों में तरु उद्यान और उपवन कृषि की जाती है। चलिए अब हम आते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ऐसी भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक परती या कृषि रहित है। ठीक है, ऐसी भूमि जिसमें पिछले 5 वर्षों से कोई भी फसल नहीं उगाई गई है, ठीक है, को सम्मिलित किया जाता है। भूमि उद्धार तकनीकी द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसमें नवीन तकनीकी द्वारा अगर हम सुधार करके करें तो हो सकता है इसे कृषि योग्य हम बना सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह की भूमि रहती है जो कि बंजर पड़ी है, फालतू पड़ी है, लेकिन इसको नवीन तकनीकी की सहायता से हम कृषि योग्य बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान परती भूमि वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, यानी कि 1 साल तक इसमें किसी तरह की खेती नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे कि भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भूमि को परती रखना एक सांस्कृतिक चलन है। इस विधि से भूमि की क्षीण उर्वरता व पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। बार बार एक ही फसल करने से भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है। इस कारण से भूमि को कभी कभी 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे कि भूमि की उर्वरक शक्ति, उसकी पौष्टिकता वापस से आ जाती है। ठीक है, चलिए ये हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इस तरह की भूमि जो है वर्तमान परती भूमि का उदाहरण है। अब आगे हम देखते हैं पुरातन परती भूमि। यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष में से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती है। अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो उसे कृषि रहित व्यर्थ भूमि संवर्ग में सम्मिलित किया जाता है। अब आता है निबल बोया गया क्षेत्र। यह वह भूमि है जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है, निबल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। हमारे चारों तरफ जो फसलें हम उगा रहे हैं व समय समय पर काट रहे हैं, वो सब निबल बोया गया क्षेत्र में सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इमेज की सहायता से भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आइए अब भारत में निबल बोया गया क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। भारत का लगभग 43% एरिया जो है वो कृषि या फसल उगाने के योग्य है और भारत के लगभग सभी राज्यों में कोई ना कोई फसल होती है, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सभी राज्य ऐसे हैं जहां पर कि गेहूं, चावल की बहुत अच्छी कृषि होती है। साथ में हम सारे तटीय प्रदेशों को देखेंगे तो यहाँ पर भी चावल की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। अब हम एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करें। सबसे पहले है बंजर भूमि। बंजर भूमि उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, पहला अंतर है कि बंजर भूमि उपजाऊ नहीं होती है। दूसरा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि उपजाऊ होती है और भविष्य में इसमें कृषि करने की संभावना हो जाती है। बंजर भूमि को प्रचलित प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता है, जबकि कृषि योग्य भूमि को उद्धार तकनीकी के द्वारा सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बंजर भूमि में पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल तथा खड्डे शामिल किए जाते हैं। इसमें पहाड़ी भूभाग है, मरुस्थल हैं तथा खड्डे सम्मिलित किए जाते हैं। जबकि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जो कि पिछले 5 वर्षों से अधिक समय तक परती या कृषि रहित होती है, मतलब पिछले 5 वर्षों से इसमें किसी तरह की कृषि नहीं की गई है, लेकिन 5 वर्षों के बाद इसमें
नवीन तकनीकी या उद्धार तकनीकी की सहायता से इस पर कृषि की जा सकती है। तो ये था बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर। ये आपको लर्न करना है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निबल बोया गया क्षेत्र व सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताइएगा। ठीक है, चलिए निबल बोया गया क्षेत्र। निबल बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र है जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं। यह शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी कहलाता है। यानी कि इतना क्षेत्र है, इसमें इतना ही क्षेत्र सम्मिलित किया जाएगा, इसी में फसलें बोई जा रही हैं और इसी में काटी जा रही हैं। दूसरा है सकल बोया गया क्षेत्र। सकल बोया गया क्षेत्रफल कुल बोए गए क्षेत्र को कहते हैं। इसमें एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को उतनी ही बार जोड़ा जाता है जितनी बार फसल उगाई जाती है। ठीक है, जैसे इसमें एक बार फसल हो गई, फिर इसी क्षेत्र में दोबारा फसल हो गई, तो इसी क्षेत्र को बार बार जोड़ा जाता है। तो इसका एरिया जो है, यानी कि सकल बोया गया क्षेत्र का एरिया निबल बोए गए क्षेत्र से अधिक होता है। अब हम देखते हैं साझा संपत्ति संसाधन। साझा संपत्ति संसाधनों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला है निजी भू संपत्ति और दूसरा है साझा संपत्ति। कभी कभी है ना क्वेश्चन भी आ सकता है कि निजी भू संपत्ति और साझा संपत्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो हम अंतर भी देख लेते हैं। निजी भू संपत्ति वर्ग की भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व होता है अथवा कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, जैसे यह भूमि है, इसमें कुछ ही व्यक्तियों का या तो किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व होगा, इसमें कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता, या फिर कुछ 2-4 लोगों का मिलकर, ठीक है, 2-4 लोगों का मिलकर निजी स्वामित्व होगा। अब हम देखते हैं साझा संपत्ति। साझा संपत्ति वर्ग की भूमियां सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होती हैं। ये जो एरिया है, जैसे ये साझा संपत्ति वाला एरिया है, तो इसमें चूंकि ये राज्य की भूमि है, इसलिए इसमें कई लोगों का आना जाना, किसी का भी आना जाना फ्रीली हो सकता है। जैसे चरवाहे भी अपने जानवरों को चरा सकते हैं, छोटे मोटे किसान भी अपनी इस भूमि का उपयोग कर सकते हैं, महिलाएं भी लकड़ियां काटने आदि के लिए इसका उपयोग कर सकती हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि साझा संपत्ति संसाधनों का महत्व बताइए। इसमें हम चैप्टर भी कंप्लीट करते जा रहे हैं और चैप्टर के साथ जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी हम इसमें लेते जा रहे हैं। तो इसमें महत्व में पहला पॉइंट हो जाएगा कि साझा संपत्ति संसाधन की भूमियां सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होती हैं। यानी कि इन पर सामुदायिक उपयोग इनका किया जा सकता है। जैसे हम आगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, साझा संपत्ति संसाधन पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा साथ ही साथ अन्य उत्पाद जैसे फल, रेशे, औषधियाँ आदि उपलब्ध कराती हैं। और ये सार्वजनिक रूप से इन पर सभी का अधिकार होता है, कोई निजी संपत्ति नहीं है, इसमें सार्वजनिक रूप से सभी इनका उपयोग कर सकते हैं। इन भूमियों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इन भूमियों का विशेष महत्व होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। महिलाओं के लिए भी इन भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चारा व ईंधन लकड़ी के एकत्रीकरण की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। इन भूमियों की कमी से उन्हें चारे और ईंधन की तलाश में दूर तक भटकना पड़ता है। अब है 5वां पॉइंट, इन भूमि पर चारागाह भी बनाए जाते हैं, इसलिए चरवाहों के लिए भी इनका बहुत अधिक महत्व होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे भू संसाधनों का महत्व। ये हमारे पॉइंट्स में भी है, चैप्टर में सम्मिलित है, तथा साथ में ही इस तरह का कोई क्वेश्चन भी आ सकता है कि भू संसाधनों का महत्व समझाइए। तो पहला पॉइंट है, द्वितीयक व तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्णतया भूमि पर आधारित होती है। ठीक है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे तृतीय क्रियाकलाप है, इसमें रोजगार, सेवा क्षेत्र आदि को सम्मिलित किया जाता है, उसमें अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। उद्योगों में भी बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कृषि जो है वो पूरी तरह से भूमि पर ही आधारित होती है। कृषि के लिए बहुत सारा एरिया जो है चाहिए कृषि करने के लिए।
अगला पॉइंट है, भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है। अगर भूमि की गुणवत्ता अच्छी होगी, यानी कि भूमि अच्छी होगी तो कृषि भी अच्छी होगी। अगर भूमि की गुणवत्ता कमज़ोर होगी तो कृषि भी उसमें अच्छी नहीं हो पाएगी, यानी फसलें भी अच्छी नहीं हो पाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र में भू स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त सामाजिक मूल्य भी होता है, जिससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास भूमि अच्छी होती है उनका आर्थिक मूल्य के साथ साथ समाज में भी अच्छा स्थान होता है। उन्हें समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है कि वह अच्छे जमींदार हैं और उन्हें सम्मानजनक उनका समाज में स्थान होता है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि समस्त भूमि संसाधनों का अनुमान निबल बोया गया क्षेत्र तथा सभी प्रकार की परती भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमियों के योग से लगाया जाता है। समस्त भूमि संसाधनों का अनुमान यानी कि जिन पर कृषि की जा सकती है उसमें निबल बोया गया क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। सभी प्रकार की परती भूमि यानी जिन्हें 1 या 2 साल के लिए, 1 साल के लिए या उससे कम समय के लिए खाली छोड़ दिया गया है, लेकिन उसके बाद उसमें कृषि की जाएगी। और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि यानी कि जिस कृषि को 5 साल तक के लिए खाली छोड़ दिया गया है लेकिन उसमें नवीन तकनीकी की सहायता से कृषि करने की संभावना है, इनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। व भू संसाधनों का एक मोटा अनुमान भी इन तीनों भूमियों से लगाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, धन्यवाद। और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए कल हम फिर पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और इसमें हमें टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे भारत की फसलें।